हेलो 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 हेलो। अरे क्या दिक्कत थी? अच्छा। हाँ जी भाई। तो कुछ नहीं, अब आ रही है आवाज। वो मैं आपको लोगों को सिर्फ यही बता रहा था कि किस किस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं एक बार फिर से सुन लीजिए कि एयरफोर्स में एक क्वेश्चन आता है वॉइस का। एनडीए में इस बार 5 क्वेश्चन आए थे वॉइस के। आप लोगों का सीजीएल में मेंस में 2 से 3, सीएचएसएल में 2 से 3, स्टेनो में 10 क्वेश्चन और सीपीओ मेंस में 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हर एग्जाम में आता है और आजकल एरर्स में भी सबसे ज्यादा यही पूछा जा रहा है, चाहे एमटीएस हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के अंदर। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई। वॉइस है क्या एक्चुअल में? वॉइस, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये एक लैंग्वेज के रूप में दिया हुआ है। वॉइस की डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। वॉइस, जिसको हम डायथेसिस ऑफ वर्ब कहते हैं। डायथेसिस का मतलब होता है अगर इसको तोड़ें तो डाय और थेसिस मतलब वर्ब को जब दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है, दो हिस्सों में तोड़ा जाता है 2 बार, तो उसे कहते हैं हम लोग डायथेसिस। इसका ये मतलब नहीं है कि जो साउंड हम निकालते हैं, कई बार सोचते हैं कि आवाज है, तो ये आवाज नहीं है, ये है डायथेसिस ऑफ वर्ब। ठीक है। इसका सिंपली मतलब होता है कि या तो सब्जेक्ट जो है ऑफ अ सेंटेंस इज डूइंग द एक्शन, या तो उस पर एक्शन हो रहा है या एक्शन किया जा रहा है। ये इससे अगर आपको समझ नहीं आएगा तो और आसान भाषा में समझाते हैं। ठीक है। वॉइस होता क्या है? देखिए, वॉइस का सीधा सा मतलब है कि वर्ब को 2 बार तोड़ा जाएगा। वर्ब का डायथेसिस होगा एक बार, जिसमें सब्जेक्ट जो होगा वो डूअर होगा। ठीक है, या तो एक्शन कर रहा होगा, या एक बार सब्जेक्ट जो होगा वो रिसीवर होगा, उस पर एक्शन हो रहा होगा। बात एक ही है। ठीक है। तो इसी के हिसाब से वर्ब वॉइस जो है 2 टुकड़ों में टूटता है। एक होता है एक्टिव वॉइस और भाई मेरे एक होता है पैसिव वॉइस। एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। अब तुम पूछोगे सर जी एक्टिव वॉइस किसी भी सेंटेंस में कब पहचानेंगे और पैसिव वॉइस कब पहचानेंगे, वो भी मैं बताऊंगा आपको, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। यहां पर पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट इज द एजेंट और डूअर ऑफ एन एक्शन द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस। व्हेन द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज एट द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट डज नॉट एक्ट एंड सफर द एक्शन डन, इसे कहते हैं पैसिव वॉइस। ये भी मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो हमारी देसी लैंग्वेज में हम समझाएंगे। पहले देसी से भी पहले अपना पिक्चर मेथड समझो। देखो, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने आपसे लिखा रीता हेल्प्ड अमित। ठीक है। अब मुझे बताइए इस सेंटेंस में जो रीता है वो क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? तो आपने कहा सर रीता जो है वो, पहले ये बताइए रीता डूअर है या रिसीवर है? तो आपने कहा सर रीता जो है वो डूअर है। अमित क्या है? अमित हेल्प को ले रहा है, तो अमित जो है वो रिसीवर है। एक हो गया डूअर, एक हो गया रिसीवर। लेकिन ये डूअर है कौन? ये डूअर है आपका सब्जेक्ट। यहां पर डूअर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहां पर रिसीवर जो है वो किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके लिखा और मैंने इसको लिख दिया कि अमित वॉज हेल्प्ड बाय रीता। लो जी, इस सेंटेंस में जो अमित है ना मेरे भाई, ये सब्जेक्ट है, ये तो क्लियर है क्योंकि ये आपकी वर्ब है और इस वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, तो ये सब्जेक्ट है, ये तो कंफर्म है। लेकिन ये इस बार डूअर नहीं है। अमित हेल्प नहीं कर रहा, अमित हेल्प ले रहा है, तो ये क्या है? रिसीवर है। ठीक है। इस बार सब्जेक्ट कौन है? रिसीवर। और रीता क्या है? डूअर। रीता क्या है? डूअर। लेकिन ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये है रिसीव, सॉरी डूअर। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन मेरा है कि ये एक्टिव वॉइस है, इसमें सब्जेक्ट का काम कौन करता है? डूअर। और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है? रिसीवर। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करता है रिसीवर और ऑब्जेक्ट का काम करता है डूअर। तो ये हो गया पैसिव। तो अगर आपसे कोई भी आज के बाद पूछेगा ना कि एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क है, तो मेरे भाई ये बताना। ठीक है, ये है सबसे बेस्ट तरीका बताने का। क्या? कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो डूअर का काम करेगा तो उसे कहेंगे हम लोग एक्टिव वॉइस, और अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट रिसीवर होगा उसे कहेंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, अब आया समझ में?
अब आते हैं आगे, और यही बात जो है, ये जो मैंने पिक्चर से समझाई है, ये पूरी यहां लिखी है। इफ द डूअर इज द सब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस में डूअर सब्जेक्ट है, ठीक है, और रिसीवर जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो वो एक्टिव वॉइस होगा, ठीक। लेकिन अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट रिसीवर हो जाए, जिस पर एक्शन किया जा रहा है, और डूअर क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट हो जाए, तो वो सेंटेंस होगा पैसिव में, ठीक। आप कहोगे सर थोड़ा सा लर्न करवा दीजिए साथ के साथ ही, तो सुनो, एक्टिव की पहचान बताता हूं। एक्टिव की पहचान क्या होती है? सब्जेक्ट का काम करेगा और ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मैं नहीं लिखूंगा, तुम लिखो, बताओ ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा और सब्जेक्ट का काम कौन करेगा? पैसिव। पैसिव की पहचान है कि इसमें सब्जेक्ट का काम करेगा कौन और ऑब्जेक्ट का काम करेगा कौन? कौन दिशा में लेके चला रे बेदुरिया, कौन दिशा में लेके चला रे बेदुरिया। ए शहर शहर सुहानी सी डगर, तुम्हें रोशन दे। सर इसकी पीडीएफ डलवा देना। हाँ डलवाएंगे भाई, टेंशन मत लो, अभी डलवा देंगे क्लास के जस्ट बाद। नीलम राठौर कह रही है सब्जेक्ट होगा डूअर। हाँ, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा डूअर और ऑब्जेक्ट होगा रिसीवर, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा रिसीवर और ऑब्जेक्ट होगा डूअर। देखना हो सकता है इससे आसान तरीका? नहीं हो सकता ना मेरे भाई, इसीलिए मेरे पिक्चर मेथड हमेशा सबसे ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं, कि यही मेथड है जो सबसे ज्यादा आसान बनाता है चीजों को। इससे लैंग्वेज रटनी ही नहीं पड़ती। सर मैंने एसएससी एमटीएस का पेपर दिया तो 25 में से 25 आए हैं, मुझे संकल्प 2.0 का फायदा हुआ है। राहुल पाटिल। भाई इस बैच को पढ़ने के बाद भी नहीं आएंगे तो फिर कुछ नहीं आएगा, फिर कहीं से कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, चलो। लेकिन अब एक्टिव पैसिव सीधा नहीं पढ़ना हम, क्योंकि ये हमारा संकल्प बैच भयानक बैच है, हम इसमें बेसिक्स पूरा क्लियर करके चलते हैं। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स बेस्ड ऑन वॉइस। हम वॉइस के आधार पे वर्ब को क्लासिफाई करेंगे। वॉइस को पढ़ने के लिए हमें वर्ब को दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है बाबू इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होती है सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब होती है अकर्मक क्रिया, ठीक है। इसका तो खैर कोई जरूरत नहीं है सकर्मक अकर्मक, बट ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है, किसे कहते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब? तो एक सेंटेंस के माध्यम से समझाता हूं। अगर मैं आपसे कहूं आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं प्रिय, तो यहां पर जो ये वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि जब कोई वर्ब अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेती है तो बाबू उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बन सकता है। आई लव यू का बन जाएगा यू आर लव्ड बाय मी। तो द वर्ब दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना मीनिंग देने के लिए, उसी वर्ब को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। हो गया होगा, समझ में आ गया होगा सभी को। फिर है इनट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब्स दैट डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। डू नॉट, ठीक है, इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती तो इन्हें कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे द बर्ड्स फ्लू, फ्लाई का सेकंड फॉर्म हो गया फ्लू, चिड़ियाएं उड़ी, बस बात खत्म। तो अब जो ये फ्लाई का सेकंड फॉर्म है फ्लू, क्या इसका ऑब्जेक्ट है? नहीं है ना, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है। और जिस वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है उसे हम क्या कहते हैं बाबू? उसे हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। लो सर जी, ये तो एकदम समझ में आ गया। क्या समझ में आया? जिन वर्ब के अपने ऑब्जेक्ट होते हैं वो ट्रांजिटिव होती हैं, और जिन वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते वो इनट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। बिल्कुल आसान हो गया।
यहां तक कोई दिक्कत किसी को? 1% भी नहीं होगी, मैं गारंटी लिख के देता हूं। लेकिन अगर मैं तुम्हें इतना ही पढ़ा दूं ना, तो सच बता रहा हूं, दिल से गद्दारी हो जाएगी। क्योंकि इससे और थोड़ा मुझे डीप लेके जाना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। क्योंकि देखो, अब मैंने यहां पर कुछ भी नहीं लिखा तो आपको समझ में आ गया ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहां सेंटेंस थोड़ा सा लंबा सा लिख दिया ना, तो आपको तो लगेगा इसके पीछे जो कुछ भी लिखा है वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं होता ना बाबू, हर वर्ड। तो उस बात को मुझे समझाना है, जब बहुत सारे वर्ड लिखे होंगे तो आप ऑब्जेक्ट पहचानोगे कैसे? ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है सर जी? कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं हम ऑब्जेक्ट को? कोई तरीका बताइए ना ऑब्जेक्ट को पहचानने का, तभी तो हम कर पाएंगे ऑब्जेक्ट को पहचानने का। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम तुम्हें ऑब्जेक्ट के बारे में ना बताएं। ठीक है, तो चलिए जी आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट। करण पुण्य कह रहा है, सर आपने इसी टी शर्ट में संकल्प 1.0 में करवाई थी वॉइस, मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि ये लाइव कैसे हो गई। अच्छा, क्या बात है यार। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं हम, इसके बारे में आपको बताएंगे। देखो ठीक है, ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका क्या है, कैसे? और हम यूं तो ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का भी होता है। ठीक है भाई, प्रपोजिशन भी तो अपने पीछे क्या लेती है बाबू? प्रपोजिशन भी तो अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेती है। लेकिन हम प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रपोजिशन से थोड़ी ना बनाना है हमने वॉइस। हमने तो वर्ब का डाइथेसिस होता है, तो हमें तो वर्ब से पहचानना है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे निकलता है वो हम बताएंगे। देखिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट दो तरीके से निकलता है। एक एक तो निकलता है वर्ब का ऑब्जेक्ट व्हाट से। अरे पानी दे देना यार। और एक निकलता है whom से। आप कहोगे भैया हु से क्या निकलता है फिर? तो मेरे भाई हु से निकलता है सब्जेक्ट। यानी कि हु का जो आंसर देता है वो सब्जेक्ट होता है, और होम का जो आंसर देता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जो व्हाट का आंसर दे दे, मतलब वर्ब के बाद इन दोनों का आंसर अगर मिले तो ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट का जो आंसर देगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो होम का आंसर देगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई सी भी आंसर नहीं दे रहा है तो बाबू ऑब्जेक्ट नहीं है, धोखा है। फिर धोखा है आंखों का। अगर इन दोनों में से कोई सा आंसर नहीं है तो कुछ और है फिर वो। आप कहोगे भैया जैसे कि एग्जाम्पल दीजिए, तो मैं एग्जाम्पल देता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है रमेश बॉट मी अ बुक। अब देखो, रमेश ने खरीदा, ये तो हो गई वर्ब। व्हाट दे दिया, व्हाट का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होम किसके लिए? मेरे लिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, आप इसको हटा भी सकते थे। रमेश बॉट अ बुक, एक ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, वो तो डिपेंड करता है सेंटेंस में। ठीक है, तो रमेश बॉट मी, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो मैंने इस सेंटेंस में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों दिखा दिया कि डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई, अब सपोज करो एक सेंटेंस है दैट राजन वॉज स्विमिंग इन द रिवर। अब इस सेंटेंस में एक बात बताओ तुम मुझे, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है? इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है? किसका ऑब्जेक्ट? स्विमिंग का। भाई स्विमिंग ही तो वर्ब है,
तो हमें वर्ब का ऑब्जेक्ट निकालना है। बताओ इसका ऑब्जेक्ट है या नहीं है? तो मैं ऑब्जेक्ट निकालना ही बताऊंगा पहले। बताओ। हाँ जी, देखो अब यहां पर जो ये वर्ब है, राजन वॉज स्विमिंग वॉट, नहीं है वॉट। अच्छा मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। हाँ जी, वॉट है नहीं है, होम नहीं है, वॉट भी नहीं है, होम भी नहीं है, इसका मतलब स्विमिंग का ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है मेरे भाई। स्विमिंग का ऑब्जेक्ट नहीं है। जब हमारे पास स्विमिंग का ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये जो आंसर है इन द रिवर, ये किसका आंसर दे रहा है? वेयर का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है? वेयर। राजन वॉज स्विमिंग वेयर, कहां नहा रहा था? इन द रिवर। तो जब कोई चीज वेयर का आंसर देती है तो इसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। और क्योंकि ये एक से ज्यादा शब्द हैं तो ये एडवर्बियल फ्रेज है। तो ये फ्रेज तो है लेकिन एडवर्ब की फ्रेज है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब इसका पैसिव नहीं बन सकता, इस क्लॉज का पैसिव आप नहीं बना सकते। ठीक है, इस सेंटेंस का पैसिव आप नहीं बना सकते। आप कहोगे भैया यहां पर रिवर, तो बाबू रिवर जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है, इनका ऑब्जेक्ट है, स्विमिंग का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और हमें प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलो जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बताओ। पहले मुझे बताओ, आपको ये तो नहीं लग रहा कि नहीं सर सीधा एक्टिव पैसिव पे चलो और वहां से प्रेजेंट डेफिनेट का वो वाला वो चेंज करवाओ? वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि लोग एक क्लास में आधा खत्म कर देते हैं 1/4। मैं यहां भी चैप्टर ही स्टार्ट नहीं होगा आज, तो ये समझो, क्योंकि आपके पहले ये सारे डाउट्स खत्म करूंगा। क्योंकि मेरे हिसाब से यूट्यूब नहीं है, बेसिक बैच है, यहाँ हर चीज को जानने का अधिकार है। 2 क्लास फालतू लग जाएंगी। सैटरडे क्लास नहीं होती थी, आज हमने रख दी, हो सकेगा कल भी ले लूंगा। यहां तक दिक्कत तो नहीं है, डीप जाने में कोई समस्या तो नहीं है? पहले थम्स अप बताओ कि हाँ भैया किल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही चलना है। बताओ पहले कमेंट में, तभी बढ़ूंगा फिर मैं, नहीं तो मैं यहीं से निकल जाऊंगा ऊपर ऊपर से। कौन दिशा में लेके चला रे बेजरिया। संगीता वॉज सिंगिंग, सिंगिंग हो गई वर्ब, संगीता गा रही थी। व्हाट नहीं पता, हुम नहीं पता, इसका मतलब इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं। हाउ कैसे गा रही थी, तो ये हाउ का आंसर दे रहा है। अगर ये हाउ का आंसर दे रहा है तो ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। वेयर एट द कंसर्ट, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इसमें मेरे भाई ऑब्जेक्ट नहीं है बाबू। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है।
ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट है किसी को? कोई नहीं होना चाहिए। चलो जी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब बताइए, बताइए क्या इसका ऑब्जेक्ट है? कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताएंगे क्या इसका कोई ऑब्जेक्ट है। अंजू इज डूइंग हर होमवर्क। अंजू इज डूइंग हर होमवर्क। देखो, अंजू इज डूइंग व्हाट? होमवर्क। तो इसका मतलब तो ऑब्जेक्ट मिल गया। जब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया तो मेरे भाई इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका पैसिव पॉसिबल है। तो अब आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव निकालना आ गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिंदी में लो, मैंने हिंदी में डेफिनेशन दी हुई है। जो ऑब्जेक्ट व्हाट का आंसर दे वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होम का आंसर दे वो इनडायरेक्ट कहलाता है। तो होम का देगा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और व्हाट का देगा वो डायरेक्ट। राजीव गेव मी अ बुक। अब देखो निकालना कितना आसान है। ये तो हो गई वर्ब। बुक व्हाट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होम मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी जब ऑब्जेक्ट मिल गया। माई ग्रैंडमदर टेल्स, टेल्स हो गई वर्ब। व्हाट स्टोरीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई? तो अब ये कैसी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इसके पास है। राम गोपाल बॉट हिज वाइफ अ नेकलेस। तो इस सेंटेंस में जो बॉट है ये तो वर्ब हो गई। व्हाट, होम, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। द डायरेक्टर प्रोमिस्ड अ हॉलीडे टू अस। प्रॉमिस क्या हो गई? वर्ब। व्हाट हॉलीडे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। पोजीशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? ठीक है जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? ठीक है, देखो भाई आगे के लिए बताता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ध्यान रखना, हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आती है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आती है। लेकिन अगर तुम्हें इन्हें रिवर्स करना हो तो बीच में क्या आ जाएगी? प्रेपोजिशन आ जाएगी। ठीक है, जब प्रेपोजिशन आएगा तो फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद से उठ के पहले आ जाएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। मतलब कहने का यह है, अगर तुम्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेना है ना और इनडायरेक्ट को बाद में लेना है तो ये बीच में प्रेपोजिशन नाम का तीर छोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा। ठीक है, नहीं तो ये वाली पोजीशन तैयार होगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, विल यू बाय सम वेजिटेबल्स फॉर मी फ्रॉम द मार्केट। तो देखो, विल यू बाय व्हाट, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले आ गई तो प्रपोजिशन जरूर होगा। फॉर मी ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर इसे रिवर्स करना है तो प्रपोजिशन हटा दो, विल यू बाय मी सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। तो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो। ये दोनों ही चीजें सही हैं। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। रवि गेव हर रिंग, रवि ने उसे अंगूठी दी। तो रवि गेव हर, ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी सही है। लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लाना है और इनडायरेक्ट बाद में लाना है तो आपको बीच में प्रपोजिशन छोड़नी ही पड़ेगी। दोनों ही सही होते हैं। मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पहले आएगा तो प्रपोजिशन उसके बाद जरूर लगेगा। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई कि पोजीशन कैसे होती है। चलो एक बार फिर से बता दो मुझे। सबसे पहले सब्जेक्ट,
फिर वर्ब, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखोगे तो प्रपोजिशन रखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो इसको दूसरे तरीके से लिखना, तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हो। कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बस, कोई प्रिपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। ये पहले आ गया, ये बाद में आ गया। ठीक। हाँ, अगर इसको पहले ले जाना है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बाद में लाना है तो प्रिपोजिशन लाना पड़ेगा। ठीक, चलो पैसे। हाँ, यहां तक ये था आपका भाई बेसिक पार्ट कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। वैसे मैंने कुछ छोड़ा था अभी यहां, तो मैं उसको, हाँ अब आ जाओ जरा। द विंडो ओपनड व्हेन द विंड ब्लू। हवा जब चली तो खिड़की खुली। अब विंडो हो गया आपका सब्जेक्ट, ओपनड हो गई आपकी वर्ब। क्या इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, द विंड ब्लू सब्जेक्ट, ब्लू वर्ब। क्या इसका कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं, तो ये भी हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब इस सेंटेंस का आप पैसिव ही नहीं बना सकते। द बॉय विद गोल्डन आइज, अच्छा इन गोल्डन आइज नहीं होता, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था। सुनहरी आंखों वाला लड़का, द बॉय विद गोल्डन आइज ओपनड द विंडो। हाँ, अब जो है, जो बॉय है ये तो सब्जेक्ट हो जाएगा, आइज प्रीपोजिशन के बाद गोल्डन आइज, इसे तो छोड़ दो। वर्ब हो गई, प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है वैसे। ओपनड हो गई वर्ब। व्हाट, विंडो, विंडो यहां सब्जेक्ट था, यहां ऑब्जेक्ट है, तो अब ऑब्जेक्ट तो मिल गया, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट, बर्ड्स फ्लाई वेयर, सब्जेक्ट वर्ब प्रेपोजिशन। ये पूरा अगर देखूं तो वेयर का आंसर दे रहा है, तो ये करेगा किसका काम? एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करेगा, तो इसका कोई पैसिव ही नहीं बन सकता। तो ये कैसी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। रामू सब्जेक्ट, स्विमिंग वर्ब, इन द रिवर एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो इसका पैसिव भी नहीं बनेगा, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई क्योंकि इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं है। शी लाफ्ड वर्ब, ये तो इंट्रांजिटिव, इसमें तो कुछ है ही नहीं। शी लाफ्ड एट मी वर्ब, शी लाफ्ड होम मी, किसका मजाक उड़ाया? मेरा, तो ये मिल गया ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, तो इसका पैसिव बन जाएगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कई बच्चे कहेंगे सर ये तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। माना प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन लाफ्ड, लाफ्ड भी तो ये जो है किसका मीनिंग दे रहा है? एट मी किसका मीनिंग दे रहा है पूरा? शी लाफ्ड किसका मजाक बनाया? मेरा, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, इसके एट मी जो है ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर रहा है इसका। ठीक है, और मी देखें तो सिर्फ एट का काम, मी अगर देखें तो सिर्फ एट का ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव, इसका तो नहीं बन सकता, इसका बन जाएगा। इसका क्या बनेगा? आई वॉज लाफ्ड एट बाय हर। ठीक है, ये जो एट है ना, लाफ्ड एट, एक्चुअल में ये जो एट है ना अगर देखा जाए तो ये पूरा लाफ एट, ये फ्रेज बनता है इसके साथ, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, यानी कि मजाक उड़ाना। तो देखा जाए इस फ्रेजल वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कहीं पर वर्ब ना के फ्रेजल वर्ब आ जाता है, तो ये इसीलिए इस पूरे फ्रेज का ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो अब यहां पर जो मैंने ये एट लगाया है ना, ये लाफ्ड एट की वजह से लगा है। और कई बार पैसिव में दो प्रीपोजिशन कैसे आई, तो जो ये बाय आया है ये हर की वजह से आया है, बाय हर की वजह से, एट इसकी वजह से, क्योंकि ये पूरा फ्रेज बनेगा ना, फ्रेजल वर्ब। ये तो देखो इस फ्रेज का ये ऑब्जेक्ट है, तो मैंने इसलिए एट मी नहीं उठाया ना, क्या उठाया? सिर्फ मी, तो मी को उठा के मैं आई बना दिया यहां पर, तो इसलिए डाउट दूर करना जरूरी था। सर वैसे तो इंपेरेटिव में भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। हाँ नहीं, ये भाई असर्टिव सेंटेंस की बात हो रही है,
वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंपैरेटिव सेंटेंस, वहां तो हम पहुंचे ही नहीं, ये एसर्टिव सेंटेंस की बात हो रही है अभी। इंपैरेटिव में कहां जा रहे हो, वहां तो सब्जेक्ट भी नहीं होता। हाँ जी, यहां तक होगी बात क्लियर। अच्छा अच्छा, अभी तो एग्जांपल और बच्चे हैं, देखो। शी डाइड 2 years अगो, शी जो है वो सब्जेक्ट है, डाइड जो है वो वर्ब है, व्हेन 2 years अगो ये ऑब्जेक्ट नहीं, कहां ऑब्जेक्ट, व्हेन तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। ही लाइक्ड हर सब्जेक्ट वर्ब, हुम ऑब्जेक्ट, हुम का आंसर दे रहा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अपनी वाइफ को, इसका पैसिव बन जाएगा। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, आई डॉट टी डॉट वी, और ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। राम सिंह इज ऑनेस्ट, राम सिंह जो है वो ईमानदार है। देखो, राम सिंह हो गया सब्जेक्ट, इज हो गई वर्ब, अब ऑनेस्ट बताओ क्या है, क्या ये ऑनेस्ट ऑब्जेक्ट है? राम सिंह इज व्हाट, तो व्हाट का आंसर नहीं दे रहा है, ठीक है। एक्चुअल में समझो, कभी भी ध्यान से सुनना इस चीज को भी, कभी ये डाउट दूर कर देता हूं, जो ये हमारी इज एम आर वॉज वर होती है ना, इज एम आर वॉज वर, ये अपने पीछे ऑब्जेक्ट नहीं लेती बाबू, बी या बी की फॉर्म जो होती है ये अपने पीछे, ये इनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। तो जब हम इनके पीछे कोई एडजेक्टिव रखते हैं ना सॉरी, या नाउन रखते हैं, तो वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि सब्जेक्ट की ही इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है। तो ऑनेस्ट कौन ही है? राम सिंह ही ऑनेस्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट कहां से हुआ? ऑब्जेक्ट थोड़ी ना हुआ। जब सब्जेक्ट की ही जानकारी दी जा रही हो आगे, तो फिर इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब आपको दिया है, तो फिर ये ऑब्जेक्ट कहां से? ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुई, तो इसीलिए इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा, ठीक। आई वेंट वर्ब, वेयर टू स्कूल, तो ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है, तो ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका भी पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। तो इज एम आर वॉज वर ये लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक, खत्म। अब मैं एक एग्जांपल और ले लूं यहीं पर, यू आर अ हैंडसम बॉय। अब तुम मुझे ये बता दो, यू आर अ हैंडसम बॉय में जो ये हैंडसम बॉय है, ठीक है, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, अच्छा ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? ये बता दो। 11 12, अमन was a teacher। बताओ, ये वर्ब हो गई? बताओ बताओ बताओ, टीचर ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? ठीक है, हैंडसम बॉय जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट की ही जब जानकारी दी जा रही हो तो उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जो सब्जेक्ट को पूरा कर रहा हो। अमन को ही तो टीचर कहा गया, तो ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये अमन को ही तो पूरा कर रहा है टीचर, उसी की तो जानकारी दे रहा है, ठीक है भाई। तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ये कैसी वर्ब हुई? इंट्रांजिटिव वर्ब।
तो इसीलिए मैंने शॉर्टकट में बता दिया कि बी की फॉर्म हमेशा क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, इनका कभी पैसिव नहीं बनता। ठीक, ठीक है, चलो। तो भाई ये बेसिक्स जो है आपका यहां तक पूरा हो गया। अब चलते हैं हम आगे। पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन टेंस। तो पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और ये एसर्टिव सेंटेंस का स्टार्ट हो रहा है। कौन से सेंटेंस? एसर्टिव सेंटेंसेस, इनका पैसिव पढ़ रहे हैं हम, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा टेंस के आधार पे सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या सिंगुलर होगा तो एस, पीछे आएगा ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। हालांकि ये काम किसका करेगा? सब्जेक्ट का ही काम करेगा एक तरीके से। ये मैंने ऑब्जेक्ट तो इसलिए लिखा क्योंकि ये आगे आ जाएगा दिखाने के लिए, और सब्जेक्ट चला जाएगा लास्ट में, काम ही ऑब्जेक्ट का करेगा। हेल्पिंग वर्ब, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगे, पैसिव वॉइस बनेगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी लगेगी। ठीक, पहला सेंटेंस, बीज मेक हनी। अब बीज यहां पर क्या है? सब्जेक्ट, मेक क्या है? ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब, और हनी क्या है? ऑब्जेक्ट। व्हाट का आंसर दे रहा है ना, तो हनी सबसे पहले आ गया। अब हनी यहां किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का, बट ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। इसीलिए यहां पर, अच्छा ये तो प्लूरल था बट ये अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर हो गया, तो इस सिंगुलर की वजह से मैंने इज लगाया, और मेक की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए मेड, और किसके द्वारा? बाय बीज। ठीक, दे प्ले बिलियर्ड्स, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आके सब्जेक्ट बन जाएगा, ये सब्जेक्ट, लेकिन बिलियर्ड्स किसी गेम का नाम है इसीलिए ये सिंगुलर है, इसीलिए मैंने यहां पर इज लगाया। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और बाय देम। आई रीड टू स्टेट्स, मैं टू स्टेट्स पढ़ता हूं। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या बन जाएगा? टू स्टेट्स सब्जेक्ट है भाई, यहां ये सब्जेक्ट, यहां पर ये वर्ब, और यहां पर ये ऑब्जेक्ट, तो टू स्टेट्स ये सब्जेक्ट हो गया। इसके हिसाब से क्योंकि ये नोवेल का नाम है तो ये सिंगुलर है। ठीक है, कैसा सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि ये क्या है? नाम है। कभी सोचो दो राज्य, राज्य नहीं है, नाम है ये, इसलिए मैंने इज लगाया। और रीड की तीसरी फॉर्म भी क्या होती है? रीड, रेड रेड सेम ही होती है, तो इस वजह से याद रखना रीड की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, रीड, रेड, रेड। नेक्स्ट, ही लुक्स आफ्टर हिज, तीनों का पैसिव बनाओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, फिर मैं चेक करता हूं कि आपने क्या बनाया, फिर मैं बनाता हूं। देखते हैं क्या सीखा आपने। तीनों का पैसिव बनाओ।
शी नोज हिम। देखो इस टॉपिक को फिर से रिपीट करते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये भाई ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, ही इज नोन टू हर। यहां बाय ना लेके मैंने टू लिया है क्योंकि नोन पैसिव में अपने पीछे टू लेता है जब हम किसी व्यक्ति के लिए नोन होते हैं। ठीक है, तो पैसिव में बाय नहीं आता, पैसिव में यहां पर टू का इस्तेमाल होता है। ही इज नोन टू हिम। ठीक है, द न्यूज सरप्राइजेस अस। सरप्राइजेस कह दिया तो सबसे पहले अस का क्या हो जाएगा, वी आर सरप्राइज्ड एट द न्यूज। क्यों, पैसिव में अपने पीछे सरप्राइज एट देता है। ठीक है, सरप्राइज एट समथिंग। फायर एंगल्स दिस बिल्डिंग, तो दिस बिल्डिंग इज एंगल्फ्ड इन फायर। अब मैंने यहां इन पता क्यों लगाया, मैंने यहां इन इसलिए लगाया क्योंकि एंगल्फ्ड पैसिव में फिक्स प्रपोजिशन इन लेता है, किसी चीज के अंदर आना। तो ये फिक्स प्रपोजिशन आप प्रपोजिशन चैप्टर से भी लर्न हो सकते हैं आपको, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यहां पर मी का हो जाएगा आई एम, योर क्रिटिकल वर्ड्स, ये वर्ड्स हैं, डब्ल्यू वर्ड्स, एनॉय, आई एम एनॉयड एट योर क्रिटिकल वर्ड्स। पैसिव में एनॉय अपने पीछे एट लेता है, एनॉय एट समथिंग। इसका कॉन्सेप्ट भी है प्रपोजिशन में, क्या, एंग्री, एंग्री एट, एंग्री विद। ऐसे ही एनॉयड एट और एनॉयड विद। हालांकि एंग्री का तो कुछ नहीं होता एक्टिव पैसिव, क्योंकि एंग्री तो अपने आप में एडजेक्टिव होता है, तो इसका क्या हुआ, एक्टिव पैसिव नहीं है। बट हाँ, समथिंग के ऊपर एट और समवन यानी कि पर्सन के साथ विद, यहां पर भी यही केस है, समवन पर्सन के साथ विद और समथिंग मतलब एक्शन पे एट। ठीक है, ये वर्ब है तो इसका एक्टिव पैसिव होता है, तो पैसिव में इसके पीछे ये सब लगता है, एक्टिव में इसके पीछे कुछ नहीं लगता, कोई प्रपोजिशन नहीं। ठीक है, लो जी, ही ऑफन एनॉयज हर। देखो फिर वही आ गया, एनॉयज हर। तो शी इज ऑफन एनॉयड, अब एट नहीं विद, क्योंकि हिम पर्सन है ना, हिम, तो पर्सन के साथ विद आ जाएगा। द बेबी रियली इंजॉयज दैट म्यूजिक इज रियली enjoyed by the baby. Next, stamp collection interests me. Me का हो जाएगा I am interested in stamp collection. तो इंटरेस्टेड पैसिव वॉइस में इन समथिंग, किसी चीज में इंटरेस्टेड होना। हर ऑडेशियस बिहेवियर ऑफन सरप्राइज मी, तो इसका भी सिंपल हो जाएगा, आई एम ऑफन सरप्राइज्ड एट हर ऑडेशियस बिहेवियर। ठीक है, तो सरप्राइज एट समथिंग, पैसिव वॉइस। दिस बॉक्स कंटेन्स 10 cigars, तो 10 cigars आर contained in this box. Tap water fills this tank, तो this tank is filled with
टैप वाटर, ठीक है। दिस टैंक इज फिल्ड विद, पैसिव में फिल्ड विद समथिंग। पीपल लाफ एट मी, तो मी का हो जाएगा आई एम लाफ्ड एट बाय पीपल। अब एट और बाय दोनों आएंगे क्योंकि बाय पीपल के लिए और लाफ्ड के साथ एट। इविल बिगेट्स इविल, तो इविल इज बिगॉटन, बिगेट बिगॉट बिगॉटन बाय इविल, तो ये इविल बिगेट की तीसरी फॉर्म है बिगॉटन। गॉड हेल्प्स नन बट द ब्रेव, तो सबसे पहले देखिए हेल्प हो गई वर्ब किसकी, ये है ऑब्जेक्ट पूरा, तो नन बट द ब्रेव। अब नन बट द ब्रेव में, नन बट में सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आता है द ब्रेव। द ब्रेव अपने आप में सारे बहादुर लोग प्लूरल है, तो द नन बट द ब्रेव आर, इज मत लगाना आर, सारे बहादुर लोग आर हेल्प्ड बाय गॉड। क्योंकि कंफ्यूजन ये पैदा होगा कि मैं यहां आर लूं या इज लूं, तो आर लिया जाएगा, ठीक है भाई। किसके हिसाब से, द ब्रेव के, क्योंकि नन बट से जब भी आप सब्जेक्ट जोड़ोगे तो जो नन बट के बाद में लिखा होगा ना उसी के अकॉर्डिंग आएगी वर्ब। ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है। और द ब्रेव होता है प्लूरल नाउन, सभी बहादुर लोग, द ब्रेव द रिच, तो इसलिए यहां पर आर लगाया। केयरलेसनेस कॉजेज एक्सीडेंट्स, तो इसका क्या होगा, एक्सीडेंट्स आर, प्लूरल है तो आर कॉज्ड बाय केयरलेसनेस। नेक्स्ट, इंग्लिश इज टॉट हेयर, अब ये इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आ गई तो पैसिव वॉइस आ गया। पैसिव वॉइस किसके द्वारा, ये हमें नहीं पता, तो नहीं पता तो इसीलिए हम अ टीचर यहां पर लिख देंगे, क्योंकि जिसका प्रोफेशन है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। अ टीचर, अब इज एम आर तो टीचेस होगा, क्योंकि पैसिव से एक्टिव में आ रहे हैं आप, एक्टिव वॉइस में, टीचेस इंग्लिश हेयर। अब आप बना के देख लो, ये बनेगा इंग्लिश इज टॉट हेयर, किसके द्वारा, वो छोड़ रखा उसने, ठीक है भाई। तो बस यहीं तक रख लेते हैं, यहां से कल स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि आप इसको रिवाइज करना, नोट्स बनाना, इसके नोट्स जो है मैं पूरे डलवा दूंगा, डले हैं 2.0 में डाल दिए हैं, है ना, लेकिन ये पीपीटी भी ये वाला भी डलवा देंगे आपको, ठीक है। कल रहेगी आपकी छुट्टी, कल आपका संडे है, परसों हम चलेंगे फिर सुबह, ठीक। परसों मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी बच्चों को जय हिंद।